नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को होली व धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जो 2025 है, आपके चेहरे पर इस 2025 लोको पायलट का ऐसा रंग चढ़ना चाहिए जो कि ज़िंदगी भर नहीं उतरना चाहिए। क्योंकि जो हर साल होली आती है ये तो 1-2 दिन में उतर जाता है, लेकिन 2025 ALP का ऐसा रंग चढ़ा दीजिए इस जो बचे हुए दिन है कि वो ज़िंदगी भर तक नहीं उतरना चाहिए। दोस्तों, आज अपना चैप्टर रहेगा और वो है आपका टूल्स। और टूल्स से 3 से 4 क्वेश्चन कई आराम से पूछ लेता है। सीधा उसकी इमेज देगा, इमेज से नाम पूछेगा या नाम से इमेज पूछ लेगा या फिर उसके भाग या कार्य पूछता है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो इस चैप्टर को अपन क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ औजार यानी कि टूल्स। अब इसको अलग अलग भागों में अपन ने बांट दिया है। तो यहाँ आ गया है खोलने कसने वाले औजार। खोलने का मतलब है कि जैसे कोई नट बोल्ट है और उसको आप खोलोगे तो नट बोल्ट को खोलने के लिए किस टूल्स का प्रयोग करोगे, तो ये अपन को पढ़ना है। तो खोलने कसने वाले औजार, अपन को ये भी पता होना चाहिए कि खोलना और कसना किससे है, तो कौन से भाग होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्लायर। भाई, खोलने कसने वाले में पहला कौन सा आता है? प्लायर आता है। और फिर प्लायर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो प्लायर के प्रकार, उसमें पहला देखते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। कौन सा है? कॉम्बिनेशन प्लायर। अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं सारा, तो ये देखिएगा कि यह कुटित स्टील से बना होता है। कर्तन, कर्तन का मतलब होता है काटना, मोड़ना, खींचने, पकड़ने और वायरिंग समुच्चय और मरम्मत कार्य से छोटी जाबों की पकड़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि आप उसे काट सकते हो, तारों को मोड़ सकते हो, खींच सकते हो, पकड़ सकते हो, या वायरिंग के जितने भी कार्य होते हैं उसको समुच्चय कहते हैं। तो वो सारे कार्य करने वाला जो प्लायर होता है उसी को अपन कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो प्लायर होता है आजकल नॉर्मली सबके पास में मिलता है। यहाँ अगर साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज़ 140 mm से 250 mm तक होता है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ जो प्लायर होता है, इस प्लायर की इमेज आपको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो इमेज देके कोई सा भी पार्ट्स आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं, देखो ये जो भाग है आगे का, ये तो ये अपना क्या है? टिप। और ये जो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो धारियाँ सी होती है इसको कहते हैं क्या? जा। ये क्या है? ये जा है पूरा, ये जा। और ये आगे का जो भाग होता है इसे टिप कहते हैं। यहाँ पे ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पाइप ग्रिप होता है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं? पाइप को पकड़ने का होता है। यहाँ ये होता है कटिंग यानी कटर। तो ये अब ये क्या होता है? एल्यूमिनियम या कॉपर के जो छोटे तार होते हैं उसको काटने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ से भी काटा जाता है, ये भी एक कटर होता है। और जो बीच का पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से घूमता है। तो यहाँ पे ये तो हो गए जबड़े इसके, ठीक है, ये ग्रिप का हो गया, ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे ये क्या है? आपके हैंडल होते हैं और हैंडल पर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, जिसका न्यूनतम अगर ग्रेड की बात करते हैं तो नॉर्मल 1100 वोल्टेज तक इसका सहन करना होता है। तो यहाँ पे ये है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। आगे देखिएगा, यहाँ पे इसके पार्ट्स अपन ने आराम से पढ़ लिए सारे के सारे। तो आगे देखिएगा, अगला आता है आपके यहाँ पे कौन सा? तो अपन कहते हैं चपटी नाक प्लायर। दूसरा है, पहला कॉम्बिनेशन था और यह है चपटी नाक। चपटी नाक का मतलब हो गया चिमटा। देख लिया अपन ने सबन ने, सेम टू सेम चिमटा, ऐसे चपटी, बिल्कुल इस तरह चपटी होनी चाहिए। तो यहाँ पतली तारों व धातु के छोटे तारों आदि
वस्तुओं को पकड़ने के लिए चपटी नाक प्लायर का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। साइज 100, 150 और 200 mm में होती है। आप तो शक्ल देखिएगा तो चपटी नाक है, इसका मतलब चपटी बिल्कुल आपके चिमटे की तरह होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे लंबी नाक प्लायर। कौन सा है? लंबी नाक प्लायर होता है जिसका साइज जो होता है वो 100 mm से 150 mm होता है, यानी लॉन्ग नोज प्लायर। अब यहाँ लॉन्ग नोज कौन सा है तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये है, इसकी जो ये नाक है ये काफ़ी लंबी होती है और यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर हाथों से कोई तार पकड़ते हैं लेकिन आपकी उंगलियां वहाँ पहुँच रही ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए, तो वहाँ पकड़ने के लिए फिर लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ उंगलियां नहीं पहुँच सकती वहाँ छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए लंबी नाक प्लायर का अपन क्या करेंगे, सीधा प्रयोग करेंगे। साइज इसका 100 mm व 150 mm आदि में होता है। तो यहाँ पे एक हो गया कॉम्बिनेशन, एक हो गया आपका चपटा प्लास और एक हो गया आपका ये लॉन्ग नोज यानी कि लंबी नाक वाला। यहाँ नेक्स्ट अपन देखते हैं ये दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइड कटिंग प्लायर कह दो या फिर विकर्णी कर्तक प्लायर कह दो, या इसी को स्निप नोज प्लायर भी कहते हैं। स्निप नोज है, ये लंबी नाक नहीं है, स्निप नोज यानी कि स्निप यानी कैंची, कैंची से काटना वाला। साइड कटर भी कहते हैं इसी को, और इसी को डायगोनल नोज प्लायर के नाम से भी जाना जाता है। साइज की बात करते हैं तो 100-150 mm आदि में होते हैं और छोटे व्यास की ताम्र और एल्यूमिनियम तारों को काटने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मली अपन कहते हैं कि ये आपने कई बार देख लिया होगा। तो यहाँ पे कोई भी एल्यूमिनियम या तांबे का तार होता है, इसको यहाँ रखा जाता है, इसको पकड़ के दबा दिया जाता है, तो ये होता है साइड कटर। तो यहाँ से एक तरफ से ही कटता है ये, तो ये साइड कटर कह दो या इसे स्निप प्लायर भी अपन कहते हैं। तो ये आपका क्या है, डायगोनल कटर भी कहते हैं या साइड कटर कह दीजिए आप इसे। तो यहाँ से तारों को काटने के लिए इसका क्या करते हैं अपन, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक अगला आता है, इसमें ये गोल नोज। कौन सा है, गोल नोज प्लायर यानी राउंड नोज प्लायर। लॉन्ग नोज अलग है, चपटा वाला अलग है। यहाँ पे तो ये है राउंड नोज प्लायर। अब इसका काम समझिएगा, गोल नाक प्लायर का इस्तेमाल करके तार का हुक या ग्रिप बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे ये देखिएगा यहाँ पे। तो ये बिल्कुल गोल है क्या, तो मैं ये कह रहा हूँ कोई भी तार है, तार इसके ऊपर यूँ लपेट के यूँ बना सकते हैं ना, तो हुक गोल ही तो बनता है। क्या चपटा बना सकते हो क्या, यहाँ से नहीं बनेगा क्योंकि ये खुद गोल है। तो गोल से क्या बन जाए, गोल आकृति या हुक या स्प्रिंग बना जाती है। तो इस प्लायर का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आपको तो शक्ल देगा वो और नाम पूछेगा। तो ये क्या है, गोल नोज यानी राउंड नोज प्लायर होता है। राउंड का मतलब क्या है, गोल होता है। बस इतना सा याद रखिएगा। यहाँ पे होता है पिंचर प्लायर। कौन सा प्लायर, पिंचर प्लायर यानी एंड कटिंग प्लायर। कटिंग तो है लेकिन एंड भाग को क्या करता है, एंड भाग से ये काटता है। और ये पिंचर प्लायर कौन सा है, ये भी आपने देख लिया होगा। ये देखिएगा यहाँ पे क्या, जो अपने बड़े होते हैं खाती या फिर जो मोची होते हैं, उनके पास कोई भी लकड़ी से कील उखाड़ने के लिए, आपने देखा होगा जूते चप्पल में से कील होती है, उसको निकालने के लिए होता है। तो ये आगे प्लायर ही है होने को तो, लेकिन आगे के भाग से पकड़ करके और आसानी से खींच लेता है। तो ये होता है। अब प्लायर का अनुरक्षण और हिफाजत, तो यहाँ पे प्लायर के होते हैं टोटल प्रकार कंप्लीट। प्लायर का हथौड़े के रूप में प्रयोग न करें, ठीक है, क्योंकि वो सावधानी क्या पूछेगा, निम्न में से प्लायर का अनुरक्षण नहीं है। अब क्या क्या है ये तो अपन को पता होना चाहिए कम से कम। तो ये चीज़ अपन देखते हैं। तो देखिएगा, लंबा साइज तांबा या एल्यूमिनियम तारों और किसी साइज की स्टील तार काटने के लिए प्लायर का प्रयोग न करें। भाई उसमें साफ कहा गया एल्यूमिनियम या जो तांबे के तार है वही आप काटिएगा, बाकी जो मोटे तार है वो प्लायर से मत काटिए, उसके लिए अलग से टूल्स बनाए गए हैं।
प्लायर का उपयोग करते समय हस्त पकड़ के विद्युत रोधी को क्षतिग्रस्त न करें, यानी कि जो हैंडल के ऊपर जो ग्रिप चढ़ाक आ रही है इंसुलेशन, उसके ऊपर कोई चोट मार करके उसको क्षतिग्रस्त नहीं करनी चाहिए और वो ग्रिप हमेशा टाइट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हैंडल जो होता है उसके ऊपर कोई चिकनाट पदार्थ नहीं होना चाहिए ताकि वो फिसल जाए। कब यहाँ पे आगे देखते हैं तो यहाँ पे कब्जेदार जोड़ों पर स्नेहक का मतलब होता है ऑयल है, मोबिल ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कहाँ, ये कब्जेदार इसके लिए बोल रहा है यहाँ जॉइंट पे, ना कि ये ग्रिप पे। तो ये सेंटर पॉइंट होता है, यह करना चाहिए ताकि आराम से ऑन ऑफ हो सके। हाँ जी, अगला पॉइंट आता है आपके स्पेनर। क्या आता है? स्पेनर। और स्पेनर को दोस्तों अपन कहते हैं पाना। क्या कहते हैं? क्योंकि स्पेनर से तो नहीं जानते, लेकिन कहते हैं प्लास है, पेचकस है, पाना है। तो पाना तो जानते हो सब, तो ये पाना ही है। अब पाना है तो सीधा सा आपसे सिद्धांत पूछ ले किस पे काम करता है, तो उत्तोलक यानी लीवर के सिद्धांत पर यह कार्य करने वाला एक दस्ती औजार। दस्ती का मतलब है जहाँ भी दस्ती शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है अस्त औजार, यानी हाथ से चलाने वाले। दस्ती का मतलब क्या है यहाँ पे? हाथ। तो दस्ती औजार है जिसका प्रयोग नट बोल्ट कसने खोलने के लिए किया जाता है। यह वेनेडियम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, कई बार पूछा जा चुका है कि पाना किसका बना होता है, क्योंकि वेनेडियम स्टील के अंदर एक खास बात है कि ये झटके को सहन करने योग्य होती है। तो वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है क्योंकि यह मिश्र धातु झटका सहन कर सकती है। इसके मुँह वाले भाग को कठोरीकृत कर दिया जाता है। तो वेनेडियम स्टील के अतिरिक्त ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील एवं कार्बन स्टील, अगर यहाँ पे वेनेडियम ऑप्शन में नहीं आता है तो कार्बन स्टील तो अपन यूज लेते ही हैं। इसका आकार इसके मुँह के आकार से निर्धारित करते हैं, कहते हैं 16 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर। तो इसका जो मुंह होता है जबड़ा, उसके आधार पर इसको प्रकार से सेट किया जाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं तो इसका आकार मुंह के आकार पर सेट किया जाता है। अब यहाँ जो अपने होते हैं तो 6 mm से लेकर के ये 32 mm तक होते हैं, परंतु रेलवे तथा पुल आदि निर्माण के लिए बड़े आकार के स्पेनर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब ये देखो कौन कौन से हैं, तो ये अपन कहते हैं तो भैया यहाँ पे एकल सिरा स्पेनर। एकल सिरा का मतलब है कि उसके मुंह एक ही ओर है, यानी कि इस प्रकार से बात करते हैं इसमें, यो इसमें मुंह एक ही ओर है तो ये एकल स्पेनर हो गया। एक होता है दोहरा स्पेनर। अब इसमें क्या करो आप, दोनों तरफ बना दीजिए, यो ये दोनों तरफ हो गया। तो ये कौन सा हो गया? दोहरा। एक होता है कॉम्बिनेशन। कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ये यानी एक तरफ तो रिंग वाला हो और एक तरफ इस प्रकार से हो, कॉम्बिनेशन। एक होता है रिंग स्पिनर, तो ये रिंच नहीं है, रिंग ही है। तो दोनों तरफ क्या होता है? तो यहाँ पे ये रिंग स्पिनर होता है। एक होता है एडजस्टेबल। अब एडजस्टेबल कौन सा है अभी दिखाता हूं मैं। एक होता है सॉकेट स्पिनर, एक होता है बॉक्स स्पिनर और एक होता है एलन की। एलन की कैसे होती है? इस प्रकार का होता है। तो कोई मशीन है और मशीन के अंदर की ओर कोई है बोल्ट है या उसको खोलना है, तो ये अंदर की ओर जाएगी और बाहर से अपन इसको घुमा करके एल की आकृति में होता है, तो ये एलन की होता है। अब बॉक्स और सॉकेट, कई बार क्या है जैसे 4 व्हीलर होती है तो उसके छोटे छोटे पहिए जो खोलते हैं तो उसमें छोटी छोटी गिट्टियाँ सी होती है, खोलते समय यार ये नहीं लग रही, दूसरी लगाओ, दूसरी नहीं लग, तीसरी लगाओ, तो वो होता है सॉकेट। और एक होता है बॉक्स। जैसे अपन छाछ करने की मशीन आती है तो उसके साथ एक पाना सा आता है ना, तो बॉक्स टाइप में तो आता है छोटा सा। या मोटरसाइकिल होती है तो मोटरसाइकिल के अंदर भी पाना आता है, आपने देखा होगा, तो एक बॉक्स सा जिसमें दोनों तरफ वो होते हैं, तो वो कौन सा होता है? बॉक्स स्पेनर होता है। तो यहाँ पे अब इमेज भी दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली अपन ने कहा कि भाई ये पाना तो है, स्पिनर है, क्या दोनों तरफ है क्या इसमें? दोनों तरफ है तो ये डबल ओपन एंडेड होता है। क्या है? दोनों तरफ एंडेड, दोनों यानी डबल ओपन एंडेड होता है। इसमें देखो एक तरफ तो खुला हुआ है और एक तरफ रिंग है, क्या ये कॉम्बिनेशन है? तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। इधर देखो तो यहाँ पे अपन कहते हैं एक तरफ तो ये है और एक तरफ ये है, तो ये आपका सिंगल हो गया। दोनों तरफ रिंग है क्या? तो ये रिंग वाला हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे ये जो इसका एक जबड़ा है ये तो फिक्स है, लेकिन इसका जो एक जबड़ा है यहाँ से गिरारी सी है, इसको घुमा के और इसको किसका करके कम ज़्यादा किया जा सकता है, यानी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये एडजस्टेबल स्पिनर होता। समझ में आया आपके? डबल मुंह है तो डबल, एक तरफ खुला हुआ है एक तरफ रिंग है तो कॉम्बिनेशन, ये एक तरफ ही है तो सिंगल, यहाँ दोनों तरफ रिंग है तो रिंग है। रिंग और रिंच दोनों अलग अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये रिंग है और ये है आपका एडजस्टेबल, है ना। अगला देखिएगा, तो यहाँ अब बात करते हैं अपन रिंच प्लायर। तो अपन ने रिंच पाना नाम तो सुना होगा, तो बस तो अब यहाँ इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? छोटे के लिए, बड़े के लिए? बड़े के लिए करेंगे नॉर्मली। तो बड़े आकार के नट बोल्ट पाइप फिटिंग कसने खोलने वाले दस्ती औजार रिंच कहलाता। यह सामान्यतः कास्ट स्टील से बनाया जाता है। यह अनेक आकार प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य किस्में होती है। एक होता है पाइप रिंच, जो पाइपों के लिए प्रयोग करते हैं। एक होता है चैन रिंच, यानी कि मोटरसाइकिल की उसके चैन लगी होती है, तो बड़े पाइप होते हैं ना, उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है स्ट्रिप, जब अपने पानी की बड़ी पाइपलाइन हो या फिर कोई ऑयल की पाइपलाइन हो बड़ी वाली, तो उसको पकड़ने के लिए ये प्रयोग करते हैं। इसका साइज़ तो 15 सेंटीमीटर से 35 ही है, जबकि इसका देखो चैन वाले का तो यहाँ 7.5 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर में तो 1 फिट हो जाता है, तो 3 फिट लंबी चैन होती है इसमें। और दूसरा है स्ट्रिप, तो ये तो मुक्त आकार का होता है, कितनी भी लंबी हो सकती है। इसमें तो चमड़े का सा पट्टा होता है इसमें, इसके अंदर देखो कैसे होता है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये तो है स्ट्रिप यानी मुक्त वाला। दूसरा ये रिंच अपन ने खूब अच्छी तरह देख ही रखा है, और ये है चैन वाला। ये तीनों ही रिंच है, लेकिन अपन ने तो यही देखा है। पुराने ज़माने में जो हैंडपम्प सुधारने आते थे, उनके पास ये देखने को मिलेगा चैन वाला ज़्यादातर। तो ये बड़े पाइपों के लिए, आजकल तो यही है उनमें सिस्टम। तो ये तो अपन ने देखा नहीं होगा, लेकिन जो बड़े बड़े पाइप होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो, अब आता है पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर। तो पेचकस के बारे में तो सब जानते हो कि कोई भी पेच होता है तो उसको खोलने या कसने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, भाई पेचकस शब्द दे दे तो अपन तुरंत सीख जाएंगे, लेकिन जैसे कई बार वो स्क्रू ड्राइवर देता है, और कई बार क्या ज़्यादातर देता ही रहता है। टेक्निकल में इंग्लिश वर्जन का ज़्यादा यूज करता है वो। तो यहाँ स्क्रू ड्राइवर दे दिया कि स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या होता है। अब हमको पता ही नहीं है कि ड्राइवर किसका है ये, तो स्क्रू का ड्राइवर है यानी स्क्रू को खोलने या कसने के लिए। विभिन्न प्रकार के खांचे युक्त शीर्ष वाले पेच को कसने या खोलने वाला दस्ती औजार क्या कहलाएगा? सैंक तथा ब्लेड स्टील अथवा लो कार्बन स्टील से तथा दस्ता। देखो इसमें क्या होता है, जैसे सेम ये पेचकस है, तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहलाता है सैंक। क्या कहलाएगा? और ये हो गया हैंडल, तो इसको तो पकड़ेंगे। और ये बनाया जाता है टफ प्लास्टिक। किसका बनेगा? टफ प्लास्टिक। और जो नीचे वाला है ये किसका बनेगा? लो कार्बन स्टील का बनता है, या फिर अपन नॉर्मल स्टील कह दो या लो कार्बन स्टील कहते हैं। जबकि जो अपन पकड़ते हैं प्लास्टिक का सा जो अत्ता होता है वो होता है टफ प्लास्टिक अथवा लकड़ी का। आजकल लकड़ी का तो कौन बनाता है, लेकिन भैया एग्जाम में अपन को तो ये थोड़ी है कि नहीं गुरुजी हमारे घर में यहाँ से, तो यहाँ पे भाई टफ प्लास्टिक देगा बनाया जाता है। अब इसके निम्न भाग होते हैं, किसके? पेचकस के। एक भाग होता है टिप। टिप का मतलब होता है जो बिल्कुल आगे की जो चौंसी होती है पतली सी, उससे क्या कहते हैं?
टिप, और जो पूरा लोहे का भाग होता है, लोहे का होता है क्या, बोलने में आ रहा है लोहा, लेकिन वो क्या है, लो कार्बन स्टील। सेक हो गया। अब एक होती है ब्लेड, बिल्कुल आगे पतली सी, देखो ये इस प्रकार से होता है, ये तो यहां से यहां तक का जो पूरा भाग है ये तो सेक हो गया। यहां से यहां तक का जो भाग है ये आपका क्या कहलाएगा, टिप। और जो ब्लेड होती है ना, ये भाग, ये सॉरी टिप तो ये होती है, और ब्लेड हो जाती है यहां से यहां तक का। अब देखो हैंडल हो गया ये, और फेरुल, फेरुल आपने देखा होगा कई बार सेक निकाल देते हैं, उसको पलट के वापस डालते हैं, तो उसमें एक कट सा आता है, तो उस कट को क्या कहते हैं, फेरुल कहते हैं। और एक होती है पिन, इसका साइज 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक होता है। इसका आकार इसके सेक तथा ब्लेड की लंबाई से निर्धारित किया जाता है। अब ये 2 इंच से लेकर के 18 इंच तक होता है। तो 2 इंच का तो इतना सा है, जो सिलाई की मशीन होती है उसमें छोटा सा निकलता है, कई बार आपने देखा होगा, सिलाई की मशीन होती है महिलाओं के पास, तो उस बॉक्स में छोटा सा होता है, तो 2 इंच का है। और 1.5 फीट का आता है सबसे बड़ा। 1.5 फीट में कितने इंच होते हैं, 18। भाई ये तो आप पढ़ो वर्क ऑफ कैलकुलेशन में, 1.5 फीट के अंदर कितना इंच हो जाता है, 18 इंच होता है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा 2 इंच से 18 इंच तक होता है। पेचकस के मुख्य अग्रलिखित प्रकार, अब प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ये, तो देखो अब मैंने कहा कि टिप, जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दर्शा रखा है, ये तो क्या है, टिप। और यहाँ पे ये जो बिल्कुल चपटा वाला है, इसे क्या नाम दे दिया, ब्लेड नाम दे दिया। और यहाँ पे ये सेक दे दिया। अब इसमें थोड़ा सा फेरुल नहीं दिखाया, अभी मैं दिखाता हूँ। और ये क्या हो गया, हैंडल। इसके अंदर देखो जरा, यहाँ पे ये भाग दिख रहा है अलग ही, ये होता है फेरुल। ये क्या होता है, फेरुल। ये आपका हेड कह दो चाहे टिप कह दो, है ना, ये आपका सेक कहलाता है, और ये आपका हैंडल होता है। अब ये क्या है, आगे के टिप के आकार के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है मानक पेचकस यानी स्टैंडर्ड, जो अपने घरों में होता है। मेन पेचकस वो आपका कौन सा होता है, मानक पेचकस होता है, जिसका उपयोग सामान्यतः अपन सभी जगह यूज करते हैं। एक होता है ऑफसेट पेचकस, एक होता है आपके फिलिप्स पेचकस, एक होता है घड़ी साज। घड़ी साज का मतलब होता है कि जो हाथों की घड़ी है या दीवार घड़ी की कोई रिपेयरिंग करता है, तो उसे घड़ी साज पेचकस कहते हैं। एक होता है रेचिट पेचकस होता है, और एक कारपेंटर यानी बड़े कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं तो ये भी देखिएगा। तो यहाँ पे अपन ये कहते हैं भैया, ये जो होता है ये होता है आपका ऑफसेट। कौन सा होता है, ऑफसेट। और ये आपने पेचकस देखा होगा, जो घड़ी सुधारते हैं उनके पास में मिलेगा ये इस प्रकार का। तो ये वॉच के लिए सुधारते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे ये जो होता है स्टैंडर्ड, ये सभी के घरों में देखने को मिल जाएगा, है ना। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो पेचकस है ये कैसा है कि आगे से आपने देखा होगा कई बार, कई पेच ऐसे होते हैं चौकोर, तो चौकोर होते हैं, तो चौकोर ही तो चाहिए इसके अंदर डालने के लिए। तो जिसका भाग आगे से चौकोर होता है प्लस वाला चिन्ह, तो उसे कहते हैं फिलिप्स। क्या कहते हैं, फिलिप्स कहते हैं। और ऐसा पेचकस जिसके अंदर अलग अलग सेक लगाए जाते हैं, आजकल एक पूरा का पूरा सेट आता है जिसमें छोटे बड़े अलग अलग बिट लगा सकते हो, सेक लगा सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेचिट कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से होते हैं, इस तरह देता है। तो घड़ी सुधारने वाला है ये, जिसमें चौकोर यानी प्लस वाला होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फिलिप्स कहते हैं। और अलग अलग बिट लगाई जाती है तो उसे अपन रेचिट कहते हैं, ठीक है। और ये ऑफसेट होता है, ये एल की आकृति में होता है। अगला देखिएगा, यहाँ पे पेचकस के अनुरक्षण क्या क्या है। तो पेचकस का प्रयोग लीवर के रूप में कभी न करें, क्योंकि ऐसा करने से दंड का मतलब होता है जो सेक है, छड़ है, वो दंड टेढ़ा हो जाएगा और पेचकस इस्तेमाल योग्य नहीं रहेगा। टिप को ठीक आकार में रखें, और कभी कभार किसी मामले में आकार के अनुरक्षण ग्राइंड किया जा सकता है। अगर उसको कोई आपने ज़्यादा जोर लगा दिया और वो टूट गई हो या और कुछ हो गया, तो आराम से उसको ग्राइंड कर सकते हो ग्राइंडर के द्वारा, तो ठीक कर सकते हो। अब आता है नियॉन टेस्टर।
यानी नियॉन टेस्टर का मतलब हो गया फेज टेस्टर। भाई अपन फेज टेस्टर यूज में लेते हैं, उसके बारे में यह इसकी संचालन वोल्टता रेंज यानी 100 वोल्टेज से 250 वोल्टेज तक होती है सामान्यतः तो। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे 500 वोल्टेज के लिए निर्धारित होती। भाई कंपनी जब बना के बेचती है वो तो 500 के लिए देती है, और अपन तो यूज करेंगे 250, क्योंकि अपन ने 230 या 240 से ज़्यादा देखी नहीं सिंगल फेज में। और 11 फेज में 11,000 होती है 11 kV, उसमें लगाने की औकात अपनी होती नहीं है, फिर तो वहाँ लगेगा ही नहीं पहली बात तो यहाँ सिंगल फेज में लगाते हैं। वैसे इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 500 वोल्टेज की होती है, घरों में 230 तक आता है, तो अपन आराम से लगा सकते हैं। अब संरचना कैसी होती है, तो पैन की तरह ही होता है होने को। तो ऊपर क्या होता है, यहाँ अलग होता है जिसके पे हाथ लगाते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल तैयार हो जाता है, यानी अपना अर्थिंग बन जाता है। इसके अंदर से जो आगे जाता है एक लैंप होता है जो नियॉन लैंप होता है। लैंप से पहले एक प्रतिरोध लगाया जाता है, वो प्रतिरोध क्या है, वोल्टेज मान को आराम से कम कर देता है। अगर डायरेक्ट लैंप के पास पहुंचाएंगे तो लैंप फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि छोटा होता है। तो यहाँ पे नियॉन टेस्टर में देखो, यह इसकी संचालन वोल्टता रेंज 100 से 250 वोल्ट तक विनिर्दिष्ट होती है, लेकिन 500 वोल्ट के लिए निर्धारित होती है। इसमें नियॉन गैस से भरी एक कांच ट्यूब होती है जिसके सिरों पर इलेक्ट्रोड होते हैं। उच्चतम वोल्टता पर 300 माइक्रो एम्पियर के बीच धारा सीमित करने के लिए एक उच्च मान का क्या लगाते हैं, प्रतिरोध। तो एक इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके एक सिरे पर एक सप्लाई या पेचकस जैसी नोक हो सकती है। तो दीप्ति यानी जो बत्ती है, बत्ती का मतलब है लैंप, लैंप की दीप्ति से सप्लाई की मौजूदगी सूचित होती है। जब ऊर्जित सप्लाई की टिप का स्पर्श किया जाता है और नियॉन टेस्टर के दूसरे सिरे पर अपन क्या लगाते हैं, वो उसके जो तली होती है, पिन होती है, उसको संपर्क कर से छुआ जाता है। तो यहाँ पे अपन ये कहते हैं कि ओरिजिनल में ये है। तो यहाँ पे ये तो पेचकस जैसी आकृति है, तो छोटे जो पेच होते हैं उसको खोलने कसने में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी आर पार यूँ जाती है यहाँ तक। अब यहाँ पे लगा दिया अपन ने प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या करता है कि यहाँ जो उच्च वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को क्या करेगा, ये कम करेगा, और कम करेगा तो यहाँ है हमारा लैंप। अब ये लैंप कब जलेगा, जब यहाँ पे आप पीछे की तरफ क्या लगाओगे, उंगली लगाओगे। तो जैसे उंगली लगाते हो और इधर से फेज तार होता है तो ये लैंप क्या हो जाता है, जल जाता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है जो फेज तार होता है उसकी उपस्थिति को दर्शाना कि यार वास्तव में ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये अर्थ है। तो ये फेज के लिए इंगित करता है। ये लगभग 2000 ओम होता है, 2 किलो ओम में होता है। वैसे अलग अलग टेस्टर में अलग अलग मान रखा जाता है। तो ये उच्च ओम होता है। देख रेख और अनुरक्षण क्या है, तो अपन कहेंगे विनिर्दिष्ट रेंज की बजाय इसे उच्चतर वोल्टता के लिए नियॉन टेस्टर का कभी प्रयोग नहीं करें। कहने का मतलब घरों में यूज कर सकते हो सिंगल फेज में, ये नहीं है कि 11 kV आ रही है या और में, तो औरों के लिए ये प्रयोग नहीं कर सकते। परीक्षण करते समय देखें कि कार्य में से परिपथ पूरा किया जाता है, तो ऐसी हालत में एक हाथ से दीवार को छूकर कार्य का भू संपर्क उपलब्ध कराया जा सकता है। कई बार क्या होता है, आपने तार है उसमें लगाया नहीं जड़ा, ऐसे अगर क्यों कई बार अपना परिपथ पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो अपन दीवार के हाथ लगा दो और यूँ लगा दो आप, तो अपन ये कंप्लीट कह सकते हैं यार अब भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब है इस तार में बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। तो अभी तक अपन पढ़ रहे थे खोलने और कसने वाले औजार, और अब आते हैं आपके चोट मारने वाले औजार। अब चोट मारने वाले औजार कौन से, तो सबसे पहले हथौड़ा यानी कि हैमर। तो समझ गए नॉर्मल की चोट मारेगा ये, तो चोट मारेगा। अब देखो आपसे कह रहा है कि निम्न में से खोलने कसने वाला औजार नहीं है। पेचकस दे दिया, पाना दे दिया, प्लायर दे दिया और हथौड़ा दे दिया। तो यहाँ पे तभी तो समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कौन से तो चोट मारने हैं, कौन से काटने वाले हैं, कौन से खोलने कसने वाले हैं, कौन से नाप करने वाले हैं। तो हर चीज़ का लेखा जोखा होना चाहिए अपने पास में। तो यहाँ चोट मारने वाले और हथौड़ा, तो ये अभियंता है। अभियंता हथौड़ा एक हस्त टूल्स है जो विभिन्न आघातों जैसे पंचिंग करना,
पंचिंग का मतलब होता है कोई भी भारी चोट मारना, यहाँ मोड़ना हो, सीधा करना हो, तोड़ना हो, फोर्जिंग करना हो, रिविटिंग करना हो यानी रिप्ट ठोकना हो के लिए प्रयुक्त कार्य होते हैं। हथौड़ा हेड के निम्न भाग होते हैं। भैया एक यानी जो हथौड़ा होता है उसके क्या क्या भाग है? एक होता है फेस, एक होता है पिन, एक होती है चीक, एक होती है आई होल। अब इसको देखते हैं डायरेक्ट अपन। अरे भैया बिल्कुल होगा, सारा होगा। अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट ये बताता हूँ कौन सा क्या है। ये देखिएगा यहाँ पे हथौड़े का आपसे भाग पूछे तो भाग तो भैया ये होते हैं, एक तो फेस हो गया, एक पिन हो गया, एक चीक हो गया, आई होल हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि जो पिन है ना, ये पिन के आधार पे अलग अलग होते हैं, तो ये कौन कौन से हैं? फिर अपन कहेंगे एक होता है बॉल पिन, एक होता है क्रॉस पिन, एक होता है सीधी पिन, एक होता है स्ट्रेट पिन। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे एक होती है कला हैमर और एक होता है आपके टैक्स हैमर। अब यहाँ पे चीक क्या है? तो चीक के लिए अपने हथौड़े हेड का मध्य भाग चीक होता है, हथौड़े का बाहर यही से होता है। देखो आई होल भी दिखाता हूँ मैं अभी, क्योंकि जहाँ पे अपन लकड़ी का भैंसा लगाया जाता है वो होता है एक होता है बॉल पिन। बॉल पिन हथौड़ा क्या है? तो चद्दरों को जोड़ने के लिए लगने वाले रिविट को चोट मारकर फैलाने के लिए बॉल पिन हैमर प्रयोग किए जाते। इसके पिन का आकार अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार का मतलब है ऐसे होता है ये। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये होता है ना, ये भाग, ये होता है आई होल, और ये जो है ये भाग ये होता है चीक यानी गाल। ये जो होता है ये नेक और गर्दन, और ये है पिन। ये क्या है? तो ये है बॉल पिन, बॉल की तरह। और यहाँ होता है ये है फेस। ये क्या है? फेस होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अलग अलग के अंदर। तो इसका अर्ध गोलाकार होता है। इसके फेस को छेनी अथवा पंच पर चोट मारने के लिए भी किया जाता है। भाई इसकी चोट आप मारो, छेनी पे मारो, कहीं भी मारना है वो। तो ये देखो नॉर्मली अपन ने ये बनाया, आपसे ऊपर का ये पूछेगा केवल ये, तो ये होता है भैया पिन। और पिन कौन सी है ये? तो अपन कहेंगे ये गेंद की तरह है, यानी बॉल पिन। पर पिन तो है, लेकिन पिन तो बहुत प्रकार की है, तो अपन कहेंगे ये गेंद की तरह दिख रही है, इसलिए ये क्या है? बॉल पिन है। दूसरा इसके जस्ट नीचे आते हैं, तो ये होती है नेक यानी गर्दन। ठीक है, यहाँ पे ये गोल गोल सा भाग नजर आ रहा है, ये होता है चिक यानी गाल की तरह। यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से देखना भैया, जो पूरा भाग होता है ना, ये पूरा ये तो होता है क्या? आई होल। क्या होता है? आई होल। और अब आप लकड़ी का भैंसा इसके अंदर डालोगे तो एक केवल लकड़ी का भैंसा ही दिखेगा भाई, पूरा जो है वो तो आई होल है। ठीक है, और आई होल के अंदर फिर लकड़ी का भैंसा आपने डाला है, तो लकड़ी का भैंसा भी तो दिखेगा इधर से। जो वो दिखेगा वो क्या है? वेडेज। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, ये जो भाग इधर का ये है, चाहे यहां से पूछ ले और चाहे यहां से पूछ ले, ये दोनों ही क्या है? नेक होता है। यहाँ पे ये देखो इधर का ये जो है, ये तो है फेस, और ये है POLL पोल। तो ये भाई यहां से इस प्रकार से है ये, तो ये तो है फेस, और ये है लंबाई जो है ये है POLL पोल। और ये तो नॉर्मल अपन जानते हैं, ये तो क्या है? हत्था होता है। अब देखो एक है क्रॉस पिन, ये तो है बॉल पिन। एक आ रहा है क्रॉस पिन। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग चद्दर में ग्रू का मतलब होता है चद्दर ऐसी है और उसको मैं इस तरह बनाना चाहता हूं, यानी इस तरह। ये तो एक खांचा है, खांचे के ऊपर मैंने चद्दर रख दी है। अब भैया इसको मोड़ना है,
तो मोड़ने के लिए मुझे कौन सा हथौड़ा यूज में लेना पड़ेगा, क्रॉस पिन। तो यहाँ एक चोट मारूंगा, चद्दर आपकी इस आकार में बन जाएगी। तो यहाँ तो ये ग्रू है, यानी यहाँ पे बनाने के लिए अथवा उसे किसी कोण, यानी कोण बन जाएगा यहाँ पे, कोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका पिन समतल या हैंडल से 90 डिग्री कोण पर होता है। अब 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये तो हैंडल है, तो भैया 90 डिग्री तो ऐसे बनेगा यहाँ, ऐसे। इसका मतलब फावड़ी कैसे होती है, इधर से हटा दो यहाँ से, क्या फावड़ी ऐसे ही होती है क्या? अरे तिरछी तो मान लो आप, लेकिन भैंसे के 90 डिग्री होती है क्या? एक होती है फावड़ी, एक होती है कुल्हाड़ी। क्या दोनों 90 डिग्री पे ही होती है क्या? क्या कुल्हाड़ी ऐसे होती है क्या? होती है ना। तो ये तो इस भैंस जो आपका हैंडल है उसी की सिद्ध में है ना, समांतर में। लेकिन जो कुल्हाड़ी है वो इसके बिल्कुल क्या है, ये वैसा है तो ऐसे ही तो रहेगी फावड़ी, जबकि कुल्हाड़ी ऐसे रहेगी। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, क्योंकि ये डिजाइन इस जगह ही है। तो ये है क्रॉस, कौन सा है, क्रॉस। तो ये सीधा है और ये पिन है, तो ऐसे ऐसे है ये पिन ऐसे है। तो फावड़ी में भी तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही ध्यान रखो आप। फावड़ी क्या कहते हो? और कुदाड़ी, वो छोटी होती है। अरे दताड़ी तो क्यारी बनाने के लिए होती है। नहीं, मैंने कि और कोई लैंग्वेज में कहते हो कि फावड़ी को। चलो, तो यहाँ पे देखो, ये तो फेस है, यह तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब में लगभग सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये होती है, अगर आवाज़ नहीं, ये जो हैंडल है, इस हैंडल के 90 डिग्री इस प्रकार से मिल जाए तो वो आपको क्या बनाना है, क्रॉस पिन बनाना है। और एक होती है भैया स्ट्रेट पिन, स्ट्रेट पिन, ये तो है क्रॉस और ये है स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधा, और ये कैसा है, तो ये देखो, ये बिल्कुल सीधा है, तो ये भी तो ऐसे सीधा है, ऐसे याद रखना है इसको। अगर इस पिन को आप पकड़ के यूं कर देते हो तो ये क्रॉस हो जाएगा। इतना खेल है इसमें, इसलिए बार बार कह रहा हूं मैं भाई, यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा है, तो ये तो भाई आपकी जैसे कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी इस हैंडल की सिद्ध में ही तो होती है। तो कुल्हाड़ी की तरह तो क्या है, स्ट्रेट, और फावड़ी की तरह कौन है, क्रॉस। ऐसे याद रखना। एक होता है कला हैमर। अब ये कला हैमर क्या है, तो यह है कील उखाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो भैया ये लो कला हैमर, क्या बोलो, आपने देखा कि नहीं देखा? अरे जो मकानों में आरसीसी ये डालते हैं तो लकड़ी के फंटों से कील निकालते हैं। तो भैया यहाँ से इस तरह है, तो यहाँ पे जो कोई कील होती है यहाँ लगा के और इसमें यूँ खींच लेते हैं, तो ये तुरंत ऊपर की तरफ खींच लेता है। और कील को ठोकड़ा है तो यहाँ से यूज लेते हैं, और निकालने के लिए यहाँ से यूज ले लेते हैं। तो आराम से समझ गए, इसमें ज़्यादा बताने की और ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक होता है मैलेट। मैलेट का मतलब होगा लकड़ी का हथौड़ा, जो सॉफ्ट हथौड़ा होता है। तो ये बर्तन होते हैं ठटेरा, तो बर्तनों को सुधारने के लिए, कोई मोच निकालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मैलेट का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का होता है, तो ये सॉफ्ट होता है, इसमें अलग से कोई चोट नहीं आती है। इतना समझना है अपन को भी। ये इस प्रकार का। तो सॉफ्ट हैमर बनाने के लिए लकड़ी या हार्ड रबर, कच्चा चमड़ा होता है, नायलॉन को भी होता है, टफलॉन का भी होता है, लेड अथवा तांबा का आदि का प्रयोग किया जाता है। जरूर नहीं है लकड़ी का ही। तो सॉफ्ट बनाने के लिए अपन लकड़ी प्रयोग करेंगे, वहाँ हार्ड रबर भी होगा, कच्चा चमड़ा भी होता है, नायलॉन भी होता है, टफलॉन भी होता है, लेड होता है अथवा तांबा। इन सभी का मिक्स करके भी अपन बना सकते हैं। यहाँ पे अपन कहते हैं कि यह निम्न प्रकार है। तो स्टैंडर्ड मैलेट, ये आगे और प्रकार हैं जो अपने कोई काम के नहीं है। फिर आगे जैसे ये बड़े हथौड़े होते हैं, जिसे अपन अपनी भाषा में झोमरा भी कहते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड मैलेट दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, उपयोग चद्दर को सीधा करने के लिए होता है। एक होता है स्लेज हैमर। ये जो स्लेज हैमर होता है ना, ये होता है, इसके आगे आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, स्लेज हैमर बराबर झोमरा।
समझ गए, बड़ा वो, यानी 2 किलो से ऊपर का जो होता है वो होता है। तो इसमें लिखा कि ये रहा 2 kg से 10 kg तक का जो होता है वही आपका जोमरा यानी स्लेज हैमर। तो ये भारी कार्य करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये देख लो, ये है स्लेज हैमर। अब आते हैं भाई काटने वाले औजार। 2 औजार पढ़ लिए, खोलने कसने वाले और चोट मारने वाले। अब आते हैं काटने वाले। काटने में सबसे पहले छेनी की बात करते हैं, चीजल, और अपनी भाषा में बोले तो टांकी। मिस्त्रियों के पास होती है टांकी, लोहारों के पास होती है, मोची के पास भी होती है, चमड़ा काटता है, और खाती के पास भी होता है, लकड़ी के अंदर छेद करना है, छीलना जो भी है। तो उसी को अपन छेनी या चीजल कहते हैं, जो अपनी भाषा में अपन टांकी कह देते हैं। हाँ है ना। तो अब ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, एक होती है ठंडी और एक होती है गर्म। ध्यान रखना, उल्टा याद रखना है कैसे, यानी 2 चीज है, एक होती है भारी चीज को काटना और एक होता है सॉफ्ट चीज को काटना, नरम चीज को काटना। तो अपन कहते हैं कि भारी चीज को काटने के लिए गर्म छेनी प्रयोग करें या ठंडी छेनी। तो ध्यान रखना, भारी वस्तुओं को काटने के लिए ठंडी छेनी प्रयोग करेगी, और जो मुलायम चीजें हैं उसको काटने के लिए गर्म छेनी प्रयोग करेगी। गर्म छेनी की जो धार होती है वो तेज होती है, यानी जो बड़ई होते हैं खाती या फिर मोची होते हैं उनके पास तो मिलेगी कौन सी, गर्म वाली। और जो अपने मिस्त्री होते हैं, मकानों का काम काज करते हैं, या लोहार होते हैं, लोहे को काटते हैं, तो उनके पास मिलेगी ठंडी छेनी, जो भारी वस्तुओं को काटते हैं। डायरेक्ट ऐसे याद रखो पहले तो। किसी पदार्थ से अनावश्यक धातु हटाने के लिए छेनी का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और वायरिंग करते समय बैटन के लिए कैसिंग कैपिंग में जोड़ लगाना हो या अतिरिक्त धातु काटने के लिए इसका अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, एक ठंडी होती है और एक क्या होती है, मरमर होती है। तो ये देखिएगा, एक होती है फरमर चीजल, तो यह उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील से बनी होती, इसका भाग जो होता है बहुत ही पैना होता है। तो मैंने अभी क्या कहा, पैना किसका होगा, गर्म छेनी का। तो भैया यहाँ नहीं लिख रखा ना, तो अपने कोष्टक में यहाँ पे लिख लेना कि यह एक गर्म छेनी होती है, यानी गर्म छेनी। इसका दूसरा नाम क्या है, हॉट चीजल यानी गर्म छेनी। अरे अपने रिकॉर्ड में लिख लो, अभी तो याद है मरमर छेनी, कल दोबारा रिवीजन करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है। यहाँ पे तो ये देखो, लकड़ी की कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर होती। लकड़ी की कटिंग करने के लिए इसे हैंडल द्वारा पकड़कर सर्वप्रथम कटिंग एज को लकड़ी पर उपयुक्त कोण पर सेट किया जाता है। इसके पश्चात हैमर की सहायता से इसके सिरे पर आवश्यकता अनुसार प्रहार किया जाता है। तो दोस्तों ये होती है आपकी कौन सी, मरमर यानी कि ठंडी छेनी। तो यहाँ से जो धार होती है ये काफ़ी तेज होती, तो ये आराम से अपन प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके भाग देख लीजिए, ये तो है कटिंग एज, ये होता है ब्लेव, यहाँ पे ये होती है ब्लेड, ये होती है नेक, ये होता है बोलस्टर, और ये होता है ये यहाँ से यहाँ पीछे तक, तो ये टंग होता है ना, जो भैंसे के अंदर जाता है। और ये होता है फेरुल, तो ये फेरुल होता है ये, है ना। और ये आपका हैंडल होता है पीछे, तो चोट मारने के लिए होता है, जो टिप लगाई जाती है। ठंडी छेनी है, पहले वो कौन सी छेनी थी, गरम छेनी थी। और ये कौन सी है, क्योंकि गरम छेनी जो होती है वो पतली धार होती है, और ठंडी छेनी है उसमें धार जो होती है वो बहुत नगण्य होती है, मोटी होती है, यानी सीधी भाषा में। और भारी कार्य के लिए ठंडी छेनी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मशीनी कार्यों में किया जाता है। निम्न कार्बन इस्पात से निर्मित होती है, इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तक होती है। और ठंडी छेनी का प्रयोग सावधानी पूर्वक कसकर पकड़कर करना चाहिए। इसे हैंडल से पकड़कर
इसके कटिंग एज से धातु हटानी चाहिए। कई बार क्या है, अपन पीटते पीटते यहाँ पे हल्की सी धातु निकलने लग जाती है, तो उसको कई बार क्या है ग्राइंडर करके ठीक कर लेना चाहिए। तो ऐसी तो होती है मिस्त्रियों के पास ज़्यादातर, है ना। अरे अरे लोहे की है, ये तो कलर कर रखा है, पूरी लोहे की आर पार। तो ये एक साथ ऐसे बिल्कुल सीधी भी आती है, ये तो क्या है इमेज उठाई गई है। तो ये है। अब यहाँ पे अपन ने कहा छेनी से संबंधित, तो भैया मरमर छेनी कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? गरम छेनी। कौन सी छेनी हो गई? मरमर यानी गरम छेनी। तो यहाँ इस छेनी को मैलेट के साथ प्रयोग करना चाहिए और इसे पेचकस की भांति प्रयोग मत करना, क्योंकि आगे की जो धार है वो बेकार हो जाएगी नहीं तो। और इसकी धार कुंद हो जाने पर, कुंद का मतलब होती है जैसे मोटी हो गई, तो उसको घिसो भैया पत्थर पर, ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन पर घिस करके धार तेज करते। मोची होते हैं वो, काम लेने से पहले हल्का सा यूँ पानी पर टक के पत्थर पर घिसते हैं कि नहीं घिसते, तो वो चीज़। इसे धातुओं पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा अपन कहते हैं जैसे कि ठंडी छेनी है, यदि इसका हेड फैल गया हो तो उसे ग्राइंडर पर घिसकर सही आकृति कर लेना चाहिए, अन्यथा इसके क्या हो सकते हैं, टुकड़े चोट पहुंचा सकते हैं। अगला आता है हेक्सा। अब हेक्सा क्या है, तो नॉर्मल ये देख लो आप, तो ये कौन नहीं जानता इसको, सब जानते हो ना आराम से। अब ये देखो ये पूरा फ्रेम है, तो यहाँ पे ये तो हो गया हैंडल, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, ये फ्रेम होता है, ये तो क्या है फ्रेम होता है। यहाँ पे ये जो बोल्ट होता है ना, इस बोल्ट को कहते हैं विंग नट, विंग यानी पंखड़ी की तरह, तो ये विंग नट होता है। और भैया ये ब्लेड ये क्या करेगी, काटेगी। तो इसकी लंबाई तो फिक्स है, लेकिन चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई में दो प्रकार की आती है, एक तो बड़ी वाली आती है 1 इंच में, और एक आती है आधी इंच में। आपने नॉर्मली देख लिया होगा, एक तो होती है बिल्कुल इससे आधी, और एक होती है ये फुल। तो यहाँ पे ये दो प्रकार की होती है। इसके दांते अपनी ओर होने चाहिए, तो यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है इस तरह, तो ये दांते अपनी ओर होने चाहिए। यहाँ पे ये जो बोल्ट है ना, ये यहाँ है, तो ये जो ब्लेड होती है फन्नर जिसे आप बोलते हो, इसका खांचा इस बोल्ट में फंसा दो और यहाँ से टाइट कर दो, तो आराम से चला सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सारा अपन नॉर्मली जानते हैं। तो इसका विद्युत देखो, इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चद्दरों, पाइपों, तारों, नट बोल्ट आदि को काटने के लिए किया जाता है। यही लाइन मोस्ट है बस। तो ये क्या, कौन सा औजार है ये, हेक्सा। अगला आता है आरी। अब भाई आरी कौन नहीं जानता है, यह किसी वस्तु को काटने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला हस्त कह दो चाहे दस्ती औजार कह दो ना, जिसमें प्रयुक्त धातु के ब्लेड पर अलग अलग आकार के क्या होते हैं, दांते बने होते हैं, जिसका प्रयोग लकड़ी है, धातु की चद्दर है, पाइप है आदि को काटने के लिए किया जाता है। आरी को पकड़ने के लिए लकड़ी के मजबूत हैंडल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयोग की जाने वाली प्रयुक्त आरियाँ है जो भैया निम्न प्रकार होती है। और निम्न प्रकार कौन सी है, तो यहाँ जैसे अपन कहते हैं हुड आरी। अब इसकी जो लंबाई है 30, 35, 40 है, 45 सेंटीमीटर में होती है, लेकिन विद्युत कार्य के लिए हमेशा कितनी सेंटीमीटर की होगी, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है लगभग 1 फीट। 1 फीट की आरी होनी चाहिए। तो यही याद करना है अपन को, और कोई से मतलब नहीं है। ये देख लीजिए, ये है आरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लकड़ी का होना चाहिए, ये ब्लेड होती है, ठीक है, बैक यानी पीछे का बैक है, और ये ब्लेड होती है, और यहाँ पे ये तो टाँकने के लिए होता है, और ये है टीथ यानी दांते, है ना, ये चीज़। और ये अलग अलग प्रकार में होती है, और यहाँ पे ये जोड़ लगाते हैं तो ये हील होता है। कार्बन स्टील के अंदर इसको बनाया जाता है। एक होता है टेनन सा, क्या होता है, टेनन सा,
तो ये विद्युत कार के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई में टेननसा अपना प्रयुक्त करते हैं। और ये है भैया टेननसा, ये होता है टेननसा। ठीक है, तो इसका उपयोग लकड़ी यानी सनमाइका या प्लास्टिक वस्तुओं को काटने के लिए टेननसा का प्रयोग किया जाता है। और वही सेम आरी के लगभग आकृति में पाई जाती है। एक शब्द है की होल आरी, यानी बहुत ही छोटे आवाज नहीं भाई, कोई जैसे ड्रिल से आपने होल कर दिया और उसके अंदर आरी चलानी है तो कौन सी आरी लगाई जाएगी? तो देखो 3 से 4 mm चौड़े। अब 3 से 4 mm चौड़ा कितना होगा, कभी स्केल पे देखना 3 से 4 mm कितना होता है। तो 3 से 4 mm चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली छोटी आरी होती है। ये कैसी होती है इसको भी देख लीजिए। ये देखो, ये है की होल आरी। ठीक है, अब सावधानी क्या है, तो इन्हें केवल लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर ही प्रयोग करना, धात्विक वस्तुओं पर इनका प्रयोग नहीं करना। और प्रयोग के समय ब्लेड पर मोबिल ऑयल या ग्रीस क्या होना चाहिए, हल्का सा प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं, अब अगला पॉइंट जो आता है आपका इलेक्ट्रीशियन चाकू। क्या आता है? इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये क्या करता है इलेक्ट्रीशियन चाकू, कि भाई जो आपकी केबल होती है उस केबल से इंसुलेशन को हटा दो, या जो वाइंडिंग के तार होते हैं उस वाइंडिंग के तार पर भी इंसुलेशन लगा होता है, इनेमल्ड, तो उसको खुरचने के लिए भी अपन प्रयोग करते हैं। इसमें 2 ब्लेड होती है। तो देखो, यह एक इंसुलेटेड चाकू होता है। इसका प्रयोग तारों पर से इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। इसमें 2 ब्लेड होती है। कितनी ब्लेड होगी? 2 ब्लेड। इसमें एक ब्लेड काफी तेज धार वाली होती है जो इंसुलेशन छीलने में प्रयोग की जाती है, वह दूसरी ब्लेड कम धार वाली होती है जो SI तारों पर से इनेमल व गंदगी हटाने का कार्य करती है। तो तेज धार वाली तो इंसुलेशन हटा देगी, और जो कम धार वाली है वो गंदगी है या फिर इनेमल है वो हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यह है इलेक्ट्रीशियन चाकू। तो जब भी इलेक्ट्रीशियन चाकू से आप केबल का इंसुलेशन हटाते हो तो यहाँ लगभग इसकी ब्लेड इस केबल के साथ में लगभग 20 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। कितना? 20 डिग्री का। तो आराम से उस चमड़े को, यानी जो ऊपर इंसुलेशन है चालक है, उसको आसानी से 20 डिग्री में छील देगी। ज़्यादा करोगे तो फिर आपका जो चालक है वो हट जाता है। इसका प्रयोग तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए, और प्रयोग करने के लिए बाद इसे बंद करके टूल्स किट में रख देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, कैंची। कैंची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीजर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? अब भाई कैंची का उपयोग कौन नहीं जानता, कैंची की शकल सूरत कौन नहीं जानता, सब जानते हो। तो यहाँ नॉर्मल है, धागा कपड़ा आदि को काटने के लिए किया जाता है। 2 छेद होते हैं जिसमें एक अंगूठा और एक अंगुली फंसाकर उसको चलाया जाता है, और इसमें ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जानते हो आप, भाग जरूर देख सकते हो। ये 2 ब्लेड होती है, ये सेंटर पॉइंट होता है, ये आपका हैंडल होता है, और यहाँ पे फिंगर डाली जाती है। एक है स्निप। ये कैंची का बड़ा रूप। कैंची है लेकिन बड़ा रूप। अब कैंची यानी सीजर से तो कपड़ा काटोगे, कोई पन्नी काटोगे, धागा काटोगे, लेकिन जो पतले पतले चद्दर है, जैसे पीपे होते हैं, उनके चद्दर काटने हैं, तो क्या कपड़े काटने वाली कैंची से काटते हैं क्या? तो उसके लिए भी तो कैंची है एक तरह की। तो पतले चद्दर को काटने के लिए जो कैंची होती है ना, उस कैंची को ही अपन स्निप कहते हैं। बस सीधा ये याद रखो। तो स्निप क्या है? तो पतले चद्दरों को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये आ गया, पतली धात्विक सीटों को काटने के लिए कैंची यानी कि स्निप कहलाती। बस इतना सा याद रखो। और इसमें एक याद रख लेना, किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। नहीं लिखा कि इसमें। एक चीज आप तो ये याद रख लो, जहां भी काटने वाले औजार है ना, हाई कार्बन स्टील के बनाते हैं। बस होगा तो अपन देख लेंगे। ये है
है ना। बाकी और तो कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। अब ये अगला पॉइंट देख लीजिए, रेती यानी फाइल। अब भैया ये भी इम्पोर्टेंट है, रेती यानी फाइल। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये पकड़ने का है तो ये तो हैंडल है, और ये जो है ये क्या है, फेरुल। एक औजार होता है जिसे खुरपा या खरपा कहते हैं, खरपाई कहते हैं ना, हाँ, ननानी करने के लिए, चारा खोदने के लिए चलाया, मैंने भी चलाया, ऐसी बात नहीं है, और प्रेजेंट में भी है, खूब सारे खेतीबाड़ी सब कुछ है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो लोहे का भाग है उसके पैना सा रहता है, वो लकड़ी के अत्ते में जाता है, लेकिन उस अत्ते पर एक गोल गोल सी लोहे की सी बंगड़ी सी होती है, उस बंगड़ी को क्या कहते हैं? आप अपनी भाषा, मैं तो जानता हूँ, उसे शाम कहते हैं वैसे तो मेरी लैंग्वेज में, या मेरे घर वालों की लैंग्वेज में, तो आप अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो? तो वो शाम कहते हैं, और टेक्निकल भाषा में उसको फेरुल कहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये है अपन क्या है, जब भी ये आगे का जो भाग है ये लकड़ी के अंदर देंगे तो लकड़ी क्या है, फटनी नहीं चाहिए, चिरनी नहीं चाहिए, तो उसको सिक्योर करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ फेरुल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ ये हो गया टंग, तो टंग भाग लकड़ी के अंदर जाएगा यानी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया शोल्डर, ये जो खाली भाग बच रहा है ना, इस खाली भाग को कहते हैं हील। अब यहाँ पे ये जो भाग है ये अलग अलग कोण के आधार पे काटे जाते हैं। तो यहाँ जैसे कि अपन ने कहा कि ये सपोज कीजिए 45 डिग्री का कट लगा दिया, और केवल सीधे ही है, ये सिंगल कट हो गया। अगर गलती से यहाँ से ऐसे भी काट दिया तो ये डबल कट हो गया, और इसमें यूँ हो गया ये, तो ये राफ कट हो गया, अलग अलग सर्पिलाकार हो गया, डॉट डॉट में हो गया, तो ये स्मूथ भी हो गया। अलग अलग प्रकार के अलग अलग होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होता है। तो देखो ये तो है टिप, ठीक है, या पॉइंट कह सकते हो, और ये होता है साइड, और ये होता है साइड का जो है एज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या काम करता है, तो भैया सीधी सी बात है, कोई भी खुरदरी वस्तु है उसको घिस करके प्लेन करने के लिए भी ये काम आता है। अगर आप कोई वस्तु को काट रहे हो तो काट भी सकते हो, लेकिन ये बारीक कणों के रूप में घिस करके काटेगा ये, तो काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो ये फाइल है रेती, यानी कि सफाई करने के लिए ज़्यादातर यूज आता है। या फिर कोई भी गोल भाग है और उसको चौकोर बनाना है घिस करके, तो अपन रेती का प्रयोग कर सकते हैं, फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी कार्यखंड की सतह को खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में, किसके रूप में? चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं, तथा इस टूल्स को रेती यानी कि फाइल कहते हैं। रेती के द्वारा हम समतल सतह है, वक्र सतह है, सीधी झिरी है, वर्ताकार है या आयताकार होल है, लगभग प्रत्येक आकार की आकृति पर से अपशिष्ट पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटा सकते हैं। इसके लिए विभिन्न आकार व साइज की रेतियां प्रयोग की जाती है, जो बाजार में सरलता से उपलब्ध होती है। अब रेतियों को निम्न बिंदुओं के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो भाई अलग अलग प्रकार के हैं, तो लंबाई के अनुसार अलग होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर कहते हैं लंबाई के अनुसार है, तो 10, 15, 20, 25, 30, 35 सेंटीमीटर अलग अलग होती है। इसके अलावा ग्रेड के आधार पे, ग्रेड का मतलब है जैसे रफ होती है, बिल्कुल छोटे छोटे कणों बिल्कुल प्लेन करना, यानी स्मूथ टाइप में, तो रफ हो गई। एक होती है बास्टर्ड, एक होती है सेकंड कट, एक होती है स्मूथ, एक होती है डेड स्मूथ, आदि रेतियाँ प्रयोग की जाती है। अब ये फिटर में भी यही टूल्स काम आते हैं, इलेक्ट्रिशियन में भी ये आते हैं, डीजल में भी ये आते हैं, और वेल्डर में भी आते हैं, यानी टूल्स तो हर ट्रेड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ये जो टूल्स है ये सभी ट्रेड के लिए अवेलेबल है। तो सभी ट्रेड के अंदर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी ट्रेड वाले इसे पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ कट के आधार पे बात करता है, तो भैया कट के आधार पर अपन कहते हैं सिंगल कट हो गया, एक डबल कट हो गया, एक कर्व्ड यानी कि इस तरह है ना, कर्व सॉरी ये, और एक होता है स्पाइरल यानी सर्पिलाकार, एक होता है रास्प यानी बिल्कुल डॉट डॉट कट आदि में बनाई जाती है। आकार के अनुसार बात करते हैं तो भैया फ्लैट जो अभी आपने कट देखी थी वो बिल्कुल क्या है, फ्लैट। यह है राउंड, बिल्कुल पेन की तरह यहाँ गोल, तो ये राउंड हो गया। हाफ राउंड, इसके बीच में 2 टोक कर दीजिए इसके, तो आधा चंद्रकार हो गया यूं यूं, तो ये हाफ राउंड होता है। एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब चौकोर होती है। यहाँ पे ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार होती है यूं, और एक नाइफ स्विच बिल्कुल सुई की तरह होती है, पतली एज, ठीक है, नाइफ यानी चाकू की तरह, और एक होती है निडल यानी सुई की तरह होती है। तो आदि रहती है, अलग अलग आकार प्रकार में होती है। विद्युत कार के लिए 250 mm की लंबी स्टड या हाफ राउंड रहती प्रयोग करते हैं, और इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग होती है। ये राउंड के अंदर होती है बिल्कुल, ये फ्लैट होती है, ठीक है, ये हाफ राउंड में होती है, और ये रास्प कट होती है। जो बिंदु बिंदु होते हैं तो ये रास्प कट होते हैं। फिर आते हैं पकड़ने वाले औजार। आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, खोलने कसने वाले, फिर आपने पढ़े चोट मारने वाले, फिर पढ़े काटने वाले, और अब आ गए पकड़ने वाले। तो यहाँ वाइस होती है, जैसे कोई भी लोहा है, पाइप है, उसको काटना है तो भैया हाथ से कब तक पकड़ेंगे तो घटना घट सकती है। तो इसको पकड़ने के लिए मजबूती से जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे वाइस कहते हैं। तो यह जॉब को मजबूती से, जॉब का मतलब है पाइप, इस पाइप, इसको जॉब कहते हैं। मजबूती से पकड़ने वाला औजार क्या कहलाएगा, यानी औजार होता है वाइस। और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के वाइस प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बेंच वाइस अलग होता है, पाइप वाइस अलग होता है, पिन वाइस अलग होता है, हैंड वाइस अलग होता है, लेग वाइस अलग होता है, लाइन वाइस अलग होता है। तो ये कैसे होते हैं, तो ये देखिएगा सीधा यहाँ पे ये बेंच के ऊपर कसा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो भाग होते हैं ये होते हैं आपके जा यानी जबड़े। इसमें एक भाग तो बिल्कुल फिक्स होता है यानी सचल, और एक भाग आगे पीछे खिसकने वाला होता है यानी मोएबल, ठीक है। तो ये मोएबल जा हो गई, और ये है धुरा यानी स्पेंडल। तो यहाँ से हैंडल के द्वारा इसको घुमाकर इसको आगे पीछे लाया जाता है, और यहाँ जैसे पकड़ना है इसको तो यहाँ इन दोनों के बीच में फिक्स कर दिया जाता है, और इसके ऊपर कोई सा भी कार्य आप आसानी से कर सकते हो। तो इसे कहते हैं बेंच वाइस। ये देखो ये है पाइप वाइस। तो भैया इसमें पाइप अब बिल्कुल फिसलेगा ही नहीं, तो इसमें सीधा पाइप दे देंगे। तो इसी प्रकार से अलग अलग होती है। अब आते हैं छेद करने वाले औजार। अब छेद करने वाले औजार आते हैं तो ये है पॉकर। जैसे अपन कहते हैं ये लकड़ी का बोर्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर अपन को प्लेट लगानी है, और प्लेट लगा के स्क्रू लगाना है। लेकिन भाई यहाँ छेद तो है नहीं, तो पेचकस लगाने से पहले क्या करते हैं, सेम ये बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको उठा करके और यहाँ लगाया यूँ, और हल्का सा हाथ से यूँ झटका दे दिया जाता है, इस पर चोट मार दी जाती है, हल्का सा एक खांचा सा बन जाता है, और फिर प्लेट लगा के और इसमें स्टील स्क्रू लगा करके अब पेचकस से अपन कस देते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी है या कोई प्लास्टिक है तो उसमें पेचकस लगाने से पहले एक छोटा खांचा बनाने के लिए पॉकर का प्रयोग किया जाता। इसका जो हत्था होता है वो लकड़ी का बनाया जाता है। तो इसे सुम्मी या ब्रोडल भी कहते हैं, सुम्मी या ब्रोडल भी कहते हैं। यह पेचकस से मिलती जुलती आकृति वाला औजार है। इसके सैक की लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी टिप नुकीली होती है, बिल्कुल पैनी होती है, और यह पीछे की ओर से चौकोर होता है। इसका उपयोग लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने से पूर्व पेच के लिए छोटा खांचा बनाया जाता। तो ये देख लीजिए, ये है आपके पॉकर, ब्रोडल कह दीजिए, सुम्मी कह दीजिए ना। ये
अगला है रावल प्लग। तो भैया रावल प्लग कौन सा है, तो देखो दीवार पर अपन को कोई वस्तु लगानी है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रिल से छेद करते हैं, छेद करके प्लास्टिक या गिट्टी सी लगाते हैं, अरे गिट्टी सी लगाते हैं नहीं, और वो लगा के उसमें स्टील स्क्रू फंसा देते हैं। तो ये देखो ये, तो इनको ये देखे होंगे आपने, तो यही क्या है आपके रावल प्लग होते हैं। अगला आता है जिमलेट। कौन सा, तो भैया आजकल तो ये उपलब्ध नहीं है, आजकल तो इनके स्थान पे काफ़ी वो आ गए, लेकिन पहले क्या होता था, जो बड़ी लकड़ी होती थी और उसमें होल करना होता था ना, तो ये आपके जिमलेट प्रयोग किए जाते थे। यहाँ ये आपके ये होता था, बीच में कट होते थे ये, ताकि जो लकड़ी के कण कट करके ऊपर आ सके, और यहाँ बड़ी लकड़ी या मजबूत अत्ता लगा करके इसको यूँ फेरते थे। तो ये है जिमलेट। तो इसका उपयोग लकड़ी में छिद्र करने हेतु किया जाता है, यानी करने के लिए करने वाला सिरा पेच की चूड़ियों के समान लोहे का क्या होता है, बना होता है। ये तो अपन ने पढ़ी ली अभी, ब्रोडल सुम्मी यानी। तो ये होता है जिमलेट। एक होता है रीमर। अब ये रीमर क्या है, तो ये भी समझो। रीमर जैसे कि आपने कहा कि भाई हमने ड्रिल से होल कर दिया और हम जो चीज उस छेद में डालना चाहते हैं वो हल्की सी टाइट है। अब हमारे पास दूसरी बिट है, अगर वो दूसरी बिट लगाकर ड्रिल से होल करते हैं तो ज़्यादा चौड़ा होता है, और उससे कम करते हैं तो हल्की सी वस्तु हमारी टाइट रह रही है। अब टाइट रह रही है तो क्या किया जाए, तो हम इस रीमर भाग को उठाएंगे और इस होल के अंदर देंगे और थोड़ा सा घुमाएंगे, तो ये क्या करेगा, आकार को थोड़ा सा बड़ा कर देगा और सफाई भी कर देता है। तो रीमर है ये। यह भी एक कर्तन औजार होता है जो देखने में टैप जैसा होता है, परंतु इसमें चूड़ियों के स्थान पर कर्तन धार तथा फ्लूट्स बने होते हैं। इसका प्रयोग कार्य खंडों में किए गए छिद्रों की सफाई व पॉलिश करने तथा उन्हें परिशुद्ध माप, भाई जैसे आपको 20 mm का होल करना था, अब 18 का हुआ, तो 2 mm किससे बढ़ाओगे, रीमर से। परिशुद्ध माप का बनाने के लिए किया जाता है, तो यह हाई स्पीड स्टील का बना होता है। स्टील या हाई स्पीड स्टील अथवा मिश्र इस्पात से बनाया जाता है। ध्यान रखना इसमें कौन कौन होते हैं, एक होता है टैग, एक होता है सैक और एक होता है नेक। इसमें 3 भाग, 3 और 1 बॉडी, ये 4 भाग होते हैं, नामक भाग होते हैं। बॉडी में कृतन यानी दांते चैम्बर कोण होता है, एक लैंड होता है, एक फ्लूट होता है तथा पिट नामक भाग होते हैं। एक होता है रीमर, निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो भैया रीमर की शकल सूरत देख लीजिए कैसी होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये है रीमर। ये अब इसमें क्या है, तो अपन क्या है, या तो होल के अंदर फंसा दिया इनको, ये भाग, अब इसमें हल्के हल्के कट होते हैं ये, तो इनके द्वारा जो छोटे छोटे कण हैं वो कटते रहेंगे। यहाँ अपन ड्रिल भी लगा सकते हैं या स्पिनर यानी पाना लगा के भी अपन घुमा सकते हैं। तो जल्दी करना है तो ड्रिल लगा दीजिए, तो यहाँ पीछे ड्रिल लगा करके आसानी से इनको घुमाया जाता है। तो ये है भैया रीमर। वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर का मतलब क्या है, तो अपन नॉर्मल कहते हैं कि हमारे पास में केबल है, केबल के तार छीलने हैं, तो छीलने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं। इस औजार का उपयोग संयोजन में उपयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक गेज सेंटर होता है, सेटर लगा होता है, जिसकी सहायता से इंसुलेशन छीलने वाले तार का गेज सेट किया जाता। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास में 1.5 mm या 2 mm या 2.5 mm का वायर है, तो इसके ऊपर साफ साफ लिखा है अगर 2.5 mm का है तो आप 2.5 mm वाले होल के अंदर ही देना है। तो उसमें क्या है, इंसुलेशन तो कट जाएगा और आपका वायर ऐसे कैसे बच जाएगा। लेकिन आपने गलती से गलत माप में डाल दिया ना, तो वहाँ तार भी कट सकता है। भाई प्लास होता है प्लायर, तो उससे तो आसानी से अपन धीरे धीरे दबाते हैं, क्योंकि जोर से दबा दिया तो सीधे टुकड़े हो जाते हैं उसके। तो
लेकिन इसमें फिक्स नाप है 2.5 का है तो 2.5 में दीजिए, 1.5 का है तो 1.5 में देके और दबा दीजिए, तुरंत ऐसे खींच लीजिए। इंसुलेशन अलग हो जाएगा। तो इंसुलेशन छीलने के लिए वायर स्ट्रिपर का प्रयोग किया जाता है। एक है इसी का भाईबंद तो नहीं कह सकते, ये अलग ही है, यानी क्रिम्पिंग टूल्स। ये क्या है कि आपने केबल तो छील ली, छील करके उसको क्या किसी उपकरण में जोड़ना है, तो भाई यहां पे अपन कहते हैं कि जैसे ये, और इसमें छील करके आपने यूं डाल दी केबल। अब ये तो ढीली है, तो यहां इस लग को इस केबल के साथ जकड़ने के लिए किस टूल्स का प्रयोग करेंगे, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, या तो यहां पे देकर के अंदर की तरफ और इसे पीछे से दबा देंगे, तो यहां पे अपनी जो लग होती है वो तार को क्या कर लेगी, जकड़ लेती है। तो ये है आपका क्रिम्पिंग टूल्स, या क्रिम्पिंग प्लायर कह दो या क्रिम्पिंग टूल्स कह सकते हो। अब आते हैं भैया मापने वाले औजार। तो माप कीजिएगा, तो मापन टेप यानी ये इंची टेप मुझे बताइए कौन नहीं जानता भाई, अरे इंची टेप कौन नहीं जानता, मिस्त्रियों के पास होता है। इसमें ये स्टील की होती है, यहाँ रोकने के लिए ये एक लॉक भी होता है, कईयों में आता है कईयों में नहीं आता। भाई खींच के छोड़ दिया अपन ने, तो यहाँ लॉक कर दो, और लॉक को जैसे ऑफ करोगे तो तुरंत ये अंदर की ओर चली जाती है, स्प्रिंग भी होती है। तो ये अलग अलग बॉक्स के अंदर होती है। तो यहाँ आपके जो इंच फीट मीटर और सेंटीमीटर में माप लिखी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ साउंड, अब ये आपने नहीं देखा होगा, आपने कैसा देखा है, इस तरह, और एक लोहे की पत्ती सी होती है, ऐसा देखा होगा, या फिर आपने वो सोली कहते हो, बस ओरिजिनल में तो साउल होता है ये या तो आपने इस प्रकार का देखा होगा या फिर इस प्रकार का देखा होगा, पर एक पत्ती सी है। तो ये दोनों सेंटर जो होते हैं ये एक सिद्ध में रहते हैं ये। अब इसका मेन काम क्या है, कोई भी दीवार है, कोई वस्तु है, कोई जॉब है, उसको उदर्व स्थिति, बिल्कुल सीधी स्थिति में रखने या स्थापित करने में इस साउल का प्रयोग करते, बस एक ही काम है इसका। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि यह एक डोर से लटका हुआ भार होता है, जिसका प्रयोग मैकेनिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने या ऊर्ध्व रेखा का परीक्षण करने में किया जाता है कि आपकी दीवार को टेढ़ी बांकी तो नहीं है, तो उसको सीधी करने में इसका प्रयोग अपन करते। अब आता है वायर गेज। तो ये वायर गेज, तो वायर का जो व्यास है वो मापेगा। इसके द्वारा सुपर इनेमल्ड तारों या केबल का व्यास ज्ञात करने में किया जाता है। इसके चारों ओर परिधि पर कटिंग होती है जिन पर नंबर लिखे होते हैं। इनमें तार को डालकर उसकी गेज ज्ञात कर लेते। जिस स्लॉट में भी तार ठीक से फिट हो जाता है वही उसका गेज नंबर होता है। इसी प्रकार धातु की चद्दरों की मोटाई भी इसके द्वारा ज्ञात करते। एक तो ध्यान रखना, जब भी होल हो तो उसमें आपका तार है न तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा ढीला, आराम से फिटिंग होनी चाहिए। अब उसमें देख लिया हाँ ठीक है, तो उसी छेद पर नंबर लिखे होते हैं, तो जो नंबर लिखे हैं उतना ही मोटाई का ये आपका तार होता। अब ये कैसे होता है तो ये देख लीजिए भैया, ये है आपका वायर गेज। तो वायर गेज कौन सी आकृति में होता है तो वर्ताकार होता है। इसकी परिधि पर देखो ध्यान से, ये जो कट है ना, ये जो कट है ये तो चद्दर की मोटाई मापेगा, और ये जो है ये तार की मोटाई मापेगा। तो दो माप मापी जाती है, चद्दर की मोटाई और तार का व्यास। और यहाँ पे 7.02 ये तो है mm, और यहाँ पे अलग अलग फिर व्यास होता है। तो यहाँ जैसे कि अपन कहते हैं जीरो, ये जीरो का है, जीरो क्या SWG, तो उसमें 8.230। यहाँ पे एक है 7.420, यहाँ पे दो है 7.01, यहाँ पे अपन कहते हैं 3 का 6.401, यहाँ पे अपन कहते हैं कि जैसे 4 का है 5.893, यहाँ है 5 का लिए तो यहाँ 5.38,
तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी माप है। तो 0 से लेकर के आपको 5 तक 1 2 3 4 ये मान तो याद होने ही चाहिए, तो ये ध्यान रखना है ना, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। और एक बात देखो, होल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। अब ये 37 क्यों आता है? क्योंकि 0 को लेते हैं तो 37 आता है, वैसे 1 से लेकर के 36 होते हैं, 1 से लेकर के 36 ही होते हैं होल, लेकिन 0 को कई बार काउंट कर लेते हैं तो 37 होते हैं। एक होता है स्टील रूल। स्टील रूल का मतलब होता है स्टील का स्केल, स्टील का स्केल। तो ये भैया आपके एक प्लास्टिक का स्केल होता है जो 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच, और एक होता है बड़ा वाला यानी कि जो 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट का होता है, तो वो आपका होता है। तो यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो ये देख लीजिए, ये स्केल नॉर्मली आप जानते हो। तो सीधी लाइन खींचने के लिए या फिर कोई नंबरिंग करनी है तो वहाँ पे इसका ऐसे प्रयोग अपन करते हैं। तो ये स्टील के हैं। और मेन चीज़ आता है यहाँ पे माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर से मापते क्या है? तो भैया इससे व्यास मापते हैं। कोई भी मोटाई है तो उसका व्यास मापा जाता है। माइक्रोमीटर द्वारा तारों का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा 1 mm के 100 भाग, 1 mm होता है उसके 100 टुकड़े कर दो, 1 mm के 100 टुकड़े, तो 1 mm के 100 भाग तक माप ली जा सकती है। इसका मतलब ये शुद्ध माप मापेगा। क्या मापेगा? शुद्ध, सबसे शुद्ध यही मापता है ना। जैसे आपसे पूछा गया कि तारों का व्यास निम्न में से मापा जाता है, और उसमें आपको याद आया कि यार वायर गेज है, लेकिन ऑप्शन में वायर गेज ही नहीं है, तो वहाँ कौन मापेगा फिर? अब जैसे वायर गेज भी है और ये भी है, और वो कह रहा है तार का शुद्ध माप कौन मापेगा? तो माइक्रोमीटर। ठीक है। तार की माप के लिए जिस तार का व्यास लेना है उसे स्पिंडल तथा सरफेस के बीच रखकर थिम्बल को घुमाते हैं। जिस माप पर तार सही प्रकार से फिट हो जाता है, ये तो हाँ सही है, माप को माइक्रोमीटर के स्केल पर पढ़ लेते हैं। और इसके निम्न भाग फ्रेम याद रखना, यानी कि भाग याद रखना। तो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है फ्रेम होता है, एक होता है एनविल होता है, एक होता है स्पिंडल, बैरल यानी कि स्लीव होता है, एक थिम्बल होता है, एक रेचिट स्टॉप होता है, और एक लॉक लीवर होता है। अब ऐसे तो याद होगा नहीं, तो ये देखिएगा। तो दोस्तों इसे तो कहते हैं सी फ्रेम, ये तो फ्रेम है। इसके अंदर ये छोटा सा भाग है ना, ये इसे कहते हैं एनविल। क्या कहते हैं? और यहाँ 0 एडजस्ट करने के लिए स्क्रू होता है। ये जो भाग है ये धुरा होता है यानी स्पिंडल। ठीक है। यहाँ पे ये माप लेने के बाद में लॉक कर देते हैं कि यार गलती से छोटी बड़ी ना हो जाए कोई, तो ये लॉक नट होता है। यहाँ ये होता है स्लीव, ये होता है थिम्बल, और इसको घुमाते हैं तो ये ग्रिपिंग है, और ये होता है रेचिट। तो यहाँ से पकड़ते हैं तो यहाँ पे पूरी प्रणाली पढ़ ली जाती है। ये भाग अपन को याद रखना है। पहले तो ये देखते ही तुरंत नाम याद आना चाहिए कि ये क्या है? माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर में क्या क्या होता है तो वो सारे भाग अपन को याद होना चाहिए। छोटा वाला जो होता है एनविल होता है, ये आपका स्पिंडल होता है, ये आपका सी फ्रेम होता है, ये लॉक नट होता है, ये स्लीव होता है, ये थिम्बल होता है, ये आपकी ग्रिप होती है, और उधर रेचिट होता है लास्ट भाग आपका। एक होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, तो ये वर्नियर कैलिपर क्या है? तो वर्नियर कैलिपर 3 प्रकार के होते हैं। कोई पाइप है, ये वर्नियर कैलिपर अंदर की माप भी मापता है, अंदर से चौड़ाई कितनी है, और ये बाहर से भी मापता है। जबकि आपका माइक्रोमीटर केवल बाहर से ही मापता है, अंदर की नहीं मापेगा। जबकि वर्नियर कैलिपर से हम अंदर की भी माप सकते हैं और बाहर की भी माप सकते हैं। यह 2 पैमानों
के अंशों यानी भागों के अंतर पर आधारित होता है। उदाहरणार्थ यह मुख्य पैमाने के 9 भागों को वर्नियर पैमाने पर 10 भागों में विभक्त करता है। यानी ओरिजिनल में जैसे 9 है तो 9 को कितना बढ़ा देगा, ये 10 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक वर्नियर भाग 9/10 होगा। ओरिजिनल में तो 9 है लेकिन उसको 10 भागों में डिटेक्ट करेगा, यानी 0.9 mm के बराबर होगा। मुख्य पैमाने के एक भाग तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग का अंतर कितना होता है, तो एक होता है 1.93 होता है, ये अलग है। तो यहाँ पे अब ये 93 और फिर यहाँ लिख दिया, यानी 0.1 mm होता है। अंतर कितना आया, 0.1 mm। तो यहाँ पे ये देखिएगा इसका सीधा, क्योंकि अलग अलग भाग होते हैं, तो ये चीज़ देखो आप, तो ये है वर्नियर कैलिपर। अब इसमें जैसे ये है, ये पाइप है थोड़ी देर के लिए, यहाँ मैंने लगाया इसको, अब यहाँ लगाया तो इसको मैं किसकाऊंगा तो ये आराम से चिपका लिया। तो बोलो ये व्यास मापेगा कि नहीं मापेगा, अरे अंदर का कि बाहर का मापेगा, लेकिन मुझे अंदर का चाहिए। तो भैया अंदर का चाहिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये पाइप है और ये पाइप के अंदर ये 2 जबड़े चले गए तो इसको खिसका दिया इधर। अब ये दीवार के तरीके से टच हो गए तो यहाँ पे आराम से माप लिया कि यार ये इतना है, यानी 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो भी है, तो यहाँ पे ये सारी चीज माप ली जाती है। तो ये इधर से तो मापा जाएगा कौन सा, इंटरनल, और ये होता है आउटसाइड। ये तो इनसाइड हो गया और ये हो गया आउटसाइड, और यहाँ से डेप्थ यानी गहराई भी मापी जाती है। तो ये होता है वर्नियर कैलिपर। फिर आते हैं जैसे डिवाइडर। क्या आते हैं, डिवाइडर। और डिवाइडर एक प्रकार का क्या है, जैसे प्रकार, तो नॉर्मल अपन जानते हैं। तो देखो यह माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से निर्मित कंपास को क्या बोलते हैं, प्रकार के समान 2 टांगों वाला मार्किंग औजार है। इसकी दोनों टांगे समान ला की तथा नुकीली होती है। तो देखो यहाँ पे ये भी छोड़ो, ये देखा होगा इसका मतलब क्या है। तो अपन नॉर्मल कहते हैं, जैसे कोई चद्दर है और चद्दर से माप लेनी है, अपने चिन्ह कर दिया, तो यहाँ से इन दोनों टांगों को रखेंगे यहाँ पे और इसको उठाएंगे और उठा के ले जाके स्केल के ऊपर रखेंगे और वहाँ रख करके माप ली जाती है। यहाँ पे ये होती है स्प्रिंग, और यहाँ से इसको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से घुमाकर इसको कम ज़्यादा अपन करते हैं। एक होता है अब कैलिपर। क्या होता है, कैलिपर। और कैलिपर क्या है, 3 प्रकार के होते हैं कैलिपर। कितने प्रकार के, तो देखो एक होता है इनसाइड, तो अंदरूनी माप लेगा, एक होता है आउटसाइड, बाहर की माप लेगा, और एक होता है जेनी कैलिपर, यानी कि ये क्या करता है, इसकी एक टांग टूटी रहती है, टूटी का मतलब है मुड़ी रहती है। तो इसमें एक तो होता है बिल्कुल सीधी और एक होती है इस प्रकार से। तो ये पॉइंट पर रख करके चारों तरफ की जैसे परिधि खींचते हैं वैसे होती है। तो इसकी एक टांग मुड़ी हुई होती है। इसका उपयोग गोल छड़ के फेस का केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये है तो ये केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये देखो ये तीनों प्रकार आ गए। यहाँ पे आपने देखा तो ये अपन कह रहे हैं कि भैया ये तो मापेगा आउटसाइड, ये तो क्या मापेगा आउटसाइड यानी बाहर का, और ये जो मापता है ये ऐसे मापेगा, ये इनसाइड यानी दोनों टांग अंदर जाएगी और ये इनसाइड मापेगा। और एक है ये, इसे कहते हैं कौन सा, जेनी कैलिपर, यानी इसकी एक टांग तो क्या है ऐसे मुड़ रही है और एक क्या है सीधी होती है, तो ये होता है एक ही। तो इस प्रकार से 3 कैलिपर होते हैं, आउटसाइड, इनसाइड और जेनी कैलिपर होते हैं। यहाँ आता है ट्राई स्क्वायर यानी कि गुणिया। अब ये क्या है, सीधा सा उपयोग और इसका मेन कार्य। तो इसका सीधा सा एक ही कार्य है कि कोई भी चीज़ है उसको 90 डिग्री यानी गुणिया में करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। इसमें 2 भाग होती है, एक ब्लेड होता है और एक होता है स्टॉक यानी आधार।
स्टॉक यानी मिस्त्रियों के पास जो होती है, मकान का कार्य करते हैं, उसके पास दोनों ही ब्लेड होती है। तो एक तो होती है 1 फीट की और एक होती है 2 फीट की। भाई 2 फीट की होती है, एक साइड होती है जो 1 फीट की होती है। अरे भाई मेरे पास भी है 2। पिताजी मिस्त्री थे पहले, अब तो क्या काम छोड़ दिए, यानी ठेकेदार अरे काम करते थे। तो इसमें 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्टील ब्लेड होता है। इसमें गुणिया कहते हैं इसको, है ना। सामान्यतः प्रशिक्षार्थी के लिए 15 सेंटीमीटर लंबे वाला ट्राई स्क्वायर ही प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विद्युतिक वायरिंग आदि को समकोण की जांच करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। ये एक ब्लेड होती है, एक क्या होता है, स्टॉक होता है, और दोनों बोलो कितने डिग्री पे सेट होंगे, 90 डिग्री पे सेट होते हैं। मापक औजारों से संबंधित सावधानियां तो नॉर्मली आपको देख लेना है। यहाँ से एक होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये देखो चिन्ह लगाने वाले औजार। तो एक होता है स्क्राइबर। अब ये स्क्राइबर क्या है, तो जैसे कि अपन कहते हैं कोई चद्दर है और चद्दर को मुझे काटना है, तो भैया पहले चिन्ह तो लगाओ। तो उस चद्दर पर मार्क यानी स्क्रैच करके जिस टूल्स के द्वारा चिन्ह लगाया जाता है उसे स्क्राइबर कहते हैं। और सेम टू सेम ये पेन की आकृति का होता है। पेन में जैसे आगे रिफिल होती है, तो इसमें एक नुकीली स्टील की नोक होती है। कैसे होती है ये देखिए, ये रहा। सेम पेन ही तो है, लेकिन पूरे लोहे का है, तो इसे आराम से आप जेब में टांग सकते हो। लेकिन कोई मांगे साइन करने के लिए तो आपको देना नहीं है ना। दे दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सीधा पेज फाड़ के ले जाएगा। तो ये आगे जो ये है, ये आपके टिप पॉइंट होता है, और ये पूरा का पूरा स्टील में बना हुआ है भाई। तो ये ध्यान रखना, ये है मेन चीज, कठोर। तो ये क्या करेगा, चद्दरों पर मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो, इस प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ये डबल साइड में होता है, ये सिंगल साइड में होता है। तो स्क्राइबर की सावधानी क्या है, तो भैया जंग से बचा के रखो, और काम लेने के बाद इसमें टूल्स किट में रख दीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अपने भी चोट लग सकती है। एक होता है पंच। अब ये पंच क्या है, तो ऐसे सोचो कि जैसे कोई लोहे की चद्दर मोटी, और उसमें आपको ड्रिल से क्या करना है, छेद करना है। तो भैया जैसे आप ड्रिल लगाते हो, कभी ड्रिल इधर भगती है, कभी इधर भगती है, कभी इधर भगती है। क्या किया जाए, भैया इसको पकड़ो, यहाँ रखो, और हल्का सा थोड़ी सी चोट मार दो या हाथ से चोट मार दो, हल्का सा गड्ढा सा बन जाएगा। और गड्ढा सा बनने के बाद अब ड्रिल लगाओ, तो ड्रिल की जो बिट है वो इधर उधर नहीं भगेगी। अब तो पंच का काम होता है कि ड्रिल चलाने से पहले धात्विक वस्तुओं पर हल्का सा गड्ढा बनाने के लिए इस पंच का कार्य करते। अब पंच अनेक प्रकार के होते हैं। तो यह कठोर स्टील द्वारा निर्मित होता है। इसका टिप सकरा होता है, और इसका उपयोग छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। तो ये अलग अलग कोण में होते हैं। विद्युत संबंधी कार्यों में अपन कौन सा प्रयोग करना है, सेंटर पंच या फिर प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच तो पंच बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। इस कोण पर बना पंच चिन्ह अथोड़ा होता है, चौड़ा होता है, तो परंतु गहरा नहीं होता। यानी कि केवल होल ही करेगा, गहरा नहीं होगा। क्यों, गहरे के लिए तो कम डिग्री का कोण होना चाहिए। ये कह रहा है कि सीधा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो ये है, तो नीचे से क्या होगा, चौड़ा होगा ये तो। जबकि मैं कहूँ 30 डिग्री, तो भैया 30 डिग्री, ये तो 45 हो गया, और भी पैना कीजिए यूँ, तो 30 डिग्री जो यूँ होता है, तो ये तो क्या होगा, नीचे से पैना होगा, तो ये गहरा कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, प्रिक पंच का कोण क्या है, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री होता है। तो ये क्या करेगा, अब 30 डिग्री वाला है, ये गहरा करेगा। तो ये साक्ष्य चिन्हों के लिए यानी 60 डिग्री युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते। ये है पंच, अलग अलग प्रकार के। तो आपको शकल सूरत देके पूछ ले कि ये क्या है, तो सीधा कह देना भैया पंच है। ये है टेस्ट लैंप। तो भैया टेस्ट लैंप नॉर्मल जानते हो कैसे बनता है, देखो सीधा मैं बता दूं।
ये तो है लैंप, और ये होल्डर में लगा दिया, और ये आ गए 2 तार सीधे, और 2 तार आ गए तो ये तो लगा दो आपके इसमें प्लग टॉप में कि लगा दिए। अब ये अभी तक टेस्ट लैंप नहीं बना, इसको तोड़ दो यहाँ से और ये 2 तार लगा दो, अब ये टेस्ट लैंप बन गया। कि साहब क्या चेक करें इससे? हम चेक करना चाहते हैं कि ये डोरी कंप्लीट है कि नहीं है, कहीं बीच में से टूटी तो नहीं है। अब मैंने कहा कि इसमें तो एक ही तार है, एक तार है तो एक तार उठा के यहाँ जोड़ दो और दूसरा तार यहाँ लगा दो। अगर ये पूरी सही सलामत है तो ये लैंप जल जाएगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं। जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को भी अपन टेस्ट करते हैं कि ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है या सही है। तो सभी तरीके से इस टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं रंदा। तो भैया रंदा क्या होता है? तो ये तो सीधा सा है, ये रहा, ये जो हाथी होते हैं तो उस लकड़ी को समतल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये तो लकड़ी का होता है जिसको हाथ से पकड़ा जाता है, पीछे से धक्का लगाया जाता है। इसमें होती है ये ब्लेड बिल्कुल सीधी, जो यहाँ पे नीचे निकली रहती है, ये स्टील ब्लेड होती है। तो ये क्या करती है, लकड़ी को छीलती है, छील करके बिल्कुल प्लेन करने का कार्य करती है। एक होता है ये टैप, एक है टैप और एक है डाई। एक तो टेप है और एक है डाई। अब ये दोनों ही काम क्या करती है, चूड़ी बनाने का। चूड़ी कौन सी? लोहे का भाग है, पाइप है, पाइप के चारों ओर जो चूड़ी बनाई जाती है तो वो बनाने का काम, एक होती है बाहर की ओर और एक होती है अंदर की ओर चूड़ी, तो दोनों काम होता है। तो यहाँ पे टैप देखो, धात्विक कार्य खंडों में आंतरिक चूड़ी, अंदर की चूड़ी बनाने का काम कौन करेगा? टैप करता है। यानी कॉटन वाला चूड़ी काटने वाला दस्ती औजार टैप कहलाता है। ये 3 टैप्स के सेट में होता है। इसमें क्वेश्चन ये ऐसे पूछेगा कि एक टैप सेट में कितने भाग होते हैं? तो 3 होते हैं रूप में उपलब्ध होता है। तो टेपर, एक तो होता है टेपर टैप, एक होता है प्लग टैप और एक होता है भैया बॉटम टैप। एक सेट में कितने होंगे? 3। एक तो होता है आपका कौन सा? टेपर टैप, एक होता है प्लग टैप और एक होता है बॉटम टैप। इन्हें चूड़ियां काटने के लिए छिद्र में क्रम से चलाया जाता। यह हाई स्पीड स्टील या मिश्र स्टील से बनाया जाता है। एक याद रखना, ये जितने भी काटने वाले औजार आ जाए तो उन सब में हाई स्पीड स्टील टोकेगा बनाया जाता है। तो एक सेट में 3 टैप होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। एक सेट में कितने टैप होते हैं? तो 3 होते हैं। और जो टैप होता है कौन सी चूड़ी काटेगा? आंतरिक या बाहरी? तो अंदर की चूड़ी काटता है। यहाँ पे इस प्रकार की होती है। तो कोई भी जैसे होल है और होल के अंदर ये फंसाएंगे और धीरे धीरे जो कण कटेगा वो कटने वाला कण तो इधर से बाहर आ जाएगा और इसको घुमाते रहेंगे। यहाँ जैसे स्पिनर है वो लगा के और ये घुमाते रहेंगे यूँ। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए? 3। एक हो गया बॉटम, एक होता है प्लग और एक होता है टेपर। इस प्रकार, इसी प्रकार फिर होती है डाई। अब डाई क्या है? कोई भी छड़ है, छड़ के बाहर की ओर चूड़ी काटने का कार्य कौन करेगा? डाई। तो यहाँ पे धात्विक कार्य खंडों के बाहर की ओर चूड़ी काटने वाला दस्ती औजार क्या कहलाता है? डाई कहलाता है। तो इसका चूड़ी काटने वाला जो भाग होता है वो डाई चेंजर या डाई बिट कहलाता है। और ये भी बोलो किसका बनेगा? ये। तो यहाँ पे इस प्रकार का होता है। जैसे इसके ऊपर मुझे चूड़ी बनानी है तो यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है और इसको धीरे धीरे घुमाते जाओ, इसके ऊपर चूड़ी बन जाएगी। अब ये कम ज़्यादा साइज का तो ये अलग अलग प्रकार की साइज होती है। एक होता है स्क्रेपर। ये क्या है? तो जैसे कि अपन ये कहते हैं कोई चादर है या कोई वेल्डिंग किया आपने और वेल्डिंग के कण यानी दूर से छिटक कर उस पर चिपक गए, तो उसको सफाई करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? स्क्रेपर के प्रयोग किया जाता है। ये तो स्क्रेपर अधिकतर कास्ट स्टील से बनाया जाता है और यह इसकी कर्तन धार से कठोरीकृत कर दिया जाता है। स्क्रैपिंग हेतु कई प्रकार के स्क्रैपर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चपटा स्क्रैपर होता है, तिकोना होता है, अर्धगोलीय होता है,
दो दस्ते वाला स्क्रैपर, यानी दोनों तरफ पकड़ने वाला होता है। ये देखो, ये स्क्रैपर है सारे के सारे अलग अलग प्रकार। और यहाँ आपके लिए 2 लाइन। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो रास्ता जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे बढ़ते जाइए, मंजिल अपने आप आपके कदमों में मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।